हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है, हम सीटेट दिसंबर 2022 के लिए लगातार वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले पेपर 2 को स्टार्ट किया है, जिसमें हम सबसे पहले उठा रहे हैं भूगोल को क्लास 6 की। ठीक है, इसमें हमने कल पहला चैप्टर पढ़ लिया था। आज हम दूसरा चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो आज हम इसको पढ़ेंगे। आप सभी से निवेदन है, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो तुरंत ही इसे सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सबसे पहले बात करते हैं हमारे सिलेबस की। तो जो टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं उसमें से हमने पहला टॉपिक जो था सौरमंडल में पृथ्वी, उसे हमने कल पढ़ लिया है। आज हम अपने दूसरे टॉपिक यानी कि ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर को पढ़ने वाले हैं। हम सीटेट का कंप्लीट सिलेबस आप सभी के लिए लेकर के आए हैं और पूरा ही सिलेबस हम आपको कंप्लीट तरीके से कराएंगे। हमारे साथ इस सीरीज़ में जुड़ने के लिए तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। सबसे पहला पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ग्लोब पर वे दो बिंदु जिससे होकर सुई गुजरी है उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, ये रही हमारी पृथ्वी, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये है हमारी पृथ्वी और ये एक पोल है और एक पोल है नीचे। ठीक है, और इन दोनों से होकर के एक सुई गुजरती है जिस पर ये पूरा जो ग्लोब है हमारा वो टिका हुआ होता है। वो जो दोनों पॉइंट से जहाँ से सुई गुजरती है उसमें से जो उत्तर में पड़ता है उसे हम नॉर्थ पोल या उत्तर ध्रुव कहते हैं, और जो दक्षिण में पड़ता है उसे हम दक्षिणी ध्रुव या फिर साउथ पोल कहते हैं। अब बात करते हैं विषुवत वृत्त की। विषुवत वृत्त क्या होता है? सबसे पहले एक अन्य काल्पनिक रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो दो बराबर भागों में जब पृथ्वी को बांटती है तो वो कैसे बांटती है? इस तरीके से बांटती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली जब पृथ्वी को दो भागों में बांटा जाता है, एक ऐसा काल्पनिक वृत्त जो पृथ्वी को हॉरिजॉन्टली यानी कि क्षैतिज रूप से दो बराबर हिस्सों में बांटता है, उसे हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त उसे कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। ठीक है, हम बात करते हैं कि ऐसे लाइंस ड्रॉ करने से हमें क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, जो आपने देखा होगा अक्षांश और देशांतर जो हम ड्रॉ करते हैं किसी मैप पर, किसी ग्लोब पर, तो इससे हमें क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो हमको होता है वो होता है स्थानों की स्थिति बताने में। ठीक है, कोई स्थान किस स्थिति पर स्थित है। ठीक है, जैसे जब हम भारत की पोजीशंस को देखते हैं तो हम बताते हैं कि साउथ, जो भारत की साउथ टिप है वो 8 डिग्री के आसपास सिचुएटेड है। ठीक है, जो नॉर्थ टिप है वो कहाँ पर सिचुएटेड है। तो इस तरीके से जब हम किसी पर्टिकुलर प्लेस की स्थिति बताते हैं तो उसमें हमारे लिए देशांतर और अक्षांश का होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम थोड़ी थोड़ी दूर पर इन रेखाओं को खींचते हैं, इन सभी को क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल होती हैं यानी कि क्षैतिज होती हैं और ये समान दूरी पर होती हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें समानांतर वृत्त भी कहा जाता है। ठीक, अगला पॉइंट है हमारा, अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। जो हमारे अंश होते हैं, अंश में हमारे अक्षांशों को मापा जाता है, यानी कि इतने डिग्री ऐसे करके इसे मापा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसीलिए इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। ठीक है, अगर हम पृथ्वी की बात करें तो ये रही, मान लीजिए पृथ्वी। ठीक है, तो पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा काटती है इसे विषुवत रेखा कहा जाता है या इसे इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, ये बीचों बीच इसे काटती है। इस विषुवत रेखा के उत्तर में अगर हम देखें तो 23.5 डिग्री पर एक अन्य रेखा होती है जिसको हम क्या नाम देते हैं? कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसके दक्षिण में एक रेखा बनती है जिसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं, ये भी 23.5 डिग्री पर होती है। ठीक है,
अब क्या करते हैं, तो ये जो सूर्य होता है, सूर्य की जो पोजीशन होती है वो मकर रेखा से लेकर के कर्क रेखा के बीच तक ही भ्रमण करता है सूर्य। ठीक है, यानी कि इन क्षेत्रों में जो सूर्य की किरणें होती हैं, साल में एक बार ऐसा ज़रूर होता है कि जो भी व्यक्ति इन रेखाओं के मध्य रहता है, सूर्य उसके सर के ऊपर आ जाता है। अगला पॉइंट है हमारा शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध कहाँ से शुरू होता है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अंश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ठीक है, क्योंकि जब सूर्य की अंतिम पोजीशन कर्क रेखा है और साउथ में यानी कि दक्षिण में मकर रेखा है, तो सूर्य जब उससे आगे नहीं जाएगा तो कभी भी सर के ऊपर तो जाएगा नहीं। इसीलिए क्या होता है कि कर्क रेखा के बाद और इधर मकर रेखा के बाद जो सूर्य होता है हमारा, वो कभी भी सर के ऊपर नहीं जा पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। ठीक है, कर्क रेखा के बाद जब हम देखते हैं तो सूर्य की किरणें उत्तरी ध्रुव की तरफ क्या होती जाती हैं, तिरछी होती चली जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा तथा दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। ठीक है, क्योंकि कर्क रेखा से लेकर के जहाँ तक हमारा उत्तर ध्रुव शुरू नहीं होता, यानी कि जो आर्कटिक सर्कल है वो शुरू नहीं होता है, तो इन दोनों के बीच का कर्क रेखा वाली रेखा से लेकर के पूरा जो सर्कल बनता है आर्कटिक सर्कल, इनके बीच का जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, मध्यम टेम्परेचर होता है। वैसे ही जब हम दक्षिणी गोलार्ध में जाते हैं तो मकर रेखा से लेकर के जो हमारा एंटार्कटिक सर्कल बनता है, इन दोनों के बीच का जो टेम्परेचर है वो कैसा होता है, मध्यम होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा शीत कटिबंध। ठीक है, शीत कटिबंध क्षेत्र में ठंड बहुत होती है क्योंकि यहाँ सूर्य क्षैतिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो शीत कटिबंध होते हैं, यहाँ पर सूर्य की किरणें लगभग कैसी पड़ती हैं, क्षैतिज पड़ती हैं बिल्कुल, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर ठंड अधिक हो जाती है। ठीक है, प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश यानी 20 डिग्री अंश पर स्थित हैं। ठीक है, दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो सीटेट में आपसे पूछा जा सकता है। इसी के साथ समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। ठीक है, गति के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, पृथ्वी की, चंद्रमा की और ग्रहों की गति के आधार पर हम समय को निकाल सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा कि जो हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। इसी कारण हमें सूर्य जो है वो पूर्व की तरफ उगता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर सीटेट के एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। अब हम सारे कटिबंधों को एक साथ समझ लेते हैं कि कौन कौन से कटिबंध हैं। ठीक है, 3 कटिबंध हमने पढ़े। सबसे पहले उष्ण कटिबंध, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध और तीसरा है हमारा शीत कटिबंध। तो हम तीनों कटिबंधों को एक साथ देख लेते हैं। ठीक है, ये जो बीच में आप बीचों बीच रेखा देख रहे हैं, ये कौन सी है, ये विषुवत रेखा है। ठीक है, इसके अलावा इसके जो ऊपर दी हुई है यानी कि नॉर्थ में, इसके उत्तर में जो है ये है हमारी कर्क रेखा। ठीक है, और जो विषुवत रेखा के नीचे दी हुई है यानी कि दक्षिण में है, ये है हमारी मकर रेखा। मकर रेखा के नीचे आपको एक डॉटेड लाइन और दिख रही होगी, ये है हमारा एंटार्कटिक सर्कल। ठीक, और ये जो ऊपर की तरफ आपको दिखाई पड़ रहा है, ये है हमारा आर्कटिक सर्कल। सूर्य जो होता है हमारा, सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में भ्रमण करता है। ठीक है, जिसे हम उत्तरायण कहते हैं और दक्षिणायन कहते हैं। जब सूर्य हमारा विषुवत रेखा के उत्तर में होता है तो हम इस पोजीशन को उत्तरायण कहते हैं, और जब हमारा सूर्य विषुवत रेखा से नीचे की तरफ यानी कि दक्षिण की तरफ होता है तब हम इसे दक्षिणायन कहते हैं। ठीक है, ये जो पूरा क्षेत्र पड़ता है यहाँ से लेकर के कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का, ये पूरा क्षेत्र उष्ण कटिबंध का क्षेत्र होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सूर्य होता है वो सूर्य की जो किरणें होती है वो यहाँ पर लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री पर पड़ती हैं, इसीलिए ये जो क्षेत्र होता है ये क्षेत्र उष्ण कटिबंध का क्षेत्र होता है।
इसके बाद हम जब देख रहे हैं तो ये कर्क रेखा का क्षेत्र है। कर्क रेखा के क्षेत्र से लेकर के आर्कटिक सर्कल के क्षेत्र तक का ये जो पूरा एरिया है ये कैसा है हमारा, ये हमारा शीतोष्ण कटिबंध का एरिया है। इसमें ना तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। वैसा ही मकर रेखा से लेकर के अंटार्कटिक तक का क्षेत्र है, वहाँ पर भी ऐसा ही होता है। ठीक, ये जो दोनों एरियाज़ होते हैं ये दोनों कैसे होते हैं, शीतोष्ण कटिबंध के एरिया हैं। यहाँ पर ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। इसके बाद लास्ट में आ जाता है हमारा शीत कटिबंध, जो कि आर्कटिक सर्कल से शुरू होता है और इधर अंटार्कटिक सर्कल से शुरू होता है और नॉर्थ पोल तक जाता है, साउथ पोल तक ये जाता है। यहाँ पर जो होता है बर्फ़ जमी रहती हमेशा, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य की किरणें होती हैं वो क्षैतिज अवस्था में पड़ती हैं, इसीलिए ये कटिबंध कैसे होते हैं, बहुत ही ठंडा होता है ये कटिबंध। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, भारत में 82.5 अंश पूर्व को मानक यमनोत्तर माना जाता है। ठीक है, यानी कि हमारा IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, भारतीय मानक समय जो है हमारा वो क्या है, 82.5 डिग्री, जिसे हम 82.5 डिग्री भी लिखते हैं। ठीक है, इसको ये कहाँ पर है, पूर्व में स्थित है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, 82.5 डिग्री पूर्व में ये स्थित है, इसीलिए इसे 82.5 डिग्री ईस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो भारत का जो मीन टाइम है वो क्या है हमारा, 82.5 डिग्री। ठीक, इसके अलावा जो हमारा टाइम है वो ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है, तो वो है 5.5 घंटे आगे। ठीक है, ग्रीनविच में अगर जब 12 बज रहा होता है तो भारत में कितना बज रहा होगा, 5:30 बज रहा होगा प्लस होकर के। ठीक है, तो हमारा जो समय है वो कैसा है, हम ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा रूस। रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। रूस का जो एरिया है, चूँकि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। रूस जो है एशिया और यूरोप दोनों में फैला हुआ है, जिसके कारण क्या होता है कि रूस में जो मानक समय है वो अलग अलग है, यानी कि उसमें 11 जो समय रेखाएं हैं वो कितनी हैं, 11 हैं, और 11 समय रेखाएं होने की वजह से रूस का जो समय है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 अंश देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ठीक है, ये जो हमारी मान लीजिए ये है हमारी पृथ्वी। ठीक है, तो पृथ्वी में एक तो ये हो गई GMT, जिसे हम ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, ग्रीनविच मानक समय इसे कहा जाता है। ठीक है, इसको जोड़ करके 11 लाइनें इधर खींची गई हैं, 11 लाइनें इधर खींची गई हैं और एक लाइन ये इसके जस्ट पीछे हो जाती है। ठीक है, तो 11 11 22 और 2 24 लाइनें यहाँ पर होती हैं, यानी कि मीन लाइनें कितनी हैं जो समय बताती हैं वो 24 हैं, और ये जो लाइनें हैं ये कितने डिग्री का एरिया कवर करती हैं, तो ये 15 डिग्री का एरिया कवर करती हैं, यानी 15 अंश देशांतर इनके बीच में आ जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, एसोसिएट लर्निंग के नाम से ही आपको ये मिल जाएगा, या फिर आप स्कैन करके भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप नहीं ज्वाइन किया है हमारा, तो व्हाट्सएप पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पर भी स्कैन करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही साथ हमारे चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।